हाय फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल नर्सिंग चैलेंजर्स में। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक गैस्ट्राइटिस की। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे मैंने इसोफेजियल डिजीज़ कंडीशन कंप्लीट कर दी है। अभी हम पढ़ रहे हैं स्टोमक की डिजीज़ कंडीशन। पेप्टिक अल्सर हमारा हो चुका है। पेप्टिक अल्सर का जो कॉम्प्लिकेशन है डंपिंग सिंड्रोम, वो भी कंप्लीट हो चुका है। आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस, इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें। बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, बट आप वीडियोज़ को स्किप ना करें। वीडियोज़ कंप्लीटली देखोगे, बहुत कुछ न्यूली जो ऐड होती है या कुछ जो भी नया होता है वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखें। चलिए, फर्स्ट है गैस्ट्राइटिस। डेफिनेशन है, इट इज़ इन्फ्लामेशन ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोजा। यानी जो ITIS है, इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। गैस्ट्राइटिस है तो गैस्ट्रिक म्यूकोजा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट है, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम अफेक्टिंग स्टोमक। ये एक मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टोमक को अफेक्ट करती है। ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो स्टोमक को अफेक्ट करती है। नेक्स्ट है टाइप्स। इट हैज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। गैस्ट्राइटिस को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस एंड क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। दोनों के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। ध्यान रखना, इनमें से जो सीरियस होता है, जो सीरियस कंडीशन होती है वो होती है एक्यूट। ध्यान रखना, एक्यूट है वो सीरियस कंडीशन होती है क्योंकि ये सडनली अराइज होती है, और जो क्रोनिक है वो लेस सीरियस होती है क्योंकि ये धीरे धीरे ग्रेजुअली अराइज होती है। ये इनके अंदर बहुत ही बड़ा डिफरेंस है एक्यूट एंड क्रोनिक के अंदर। अभी हम पढ़ेंगे अलग अलग एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, बट आपको डिफरेंस याद रखना है, एक सीरियस होती है, एक लेस सीरियस होती है। नेक्स्ट है, गैस्ट्राइटिस कैन डेवलप सडनली, यानी एक्यूट गैस्ट्राइटिस, और ग्रेजुअली एंड लास्ट फॉर एन एक्सटेंड पीरियड, यानी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। मैंने वैसे बता दिया, एक्यूट गैस्ट्राइटिस सडनली डेवलप होता है इसलिए ज़्यादा डेंजरस होता है, और जो ग्रेजुअली या धीरे धीरे एक्सटेंडेड पीरियड, यानी टाइम लेके जो धीरे धीरे अराइज हो रहा है, वो होती है क्रोनिक कंडीशन। तो ये आपको दोनों ही याद रखना है, सडनली और ग्रेजुअली। सडनली एक्यूट के अंदर होता है और ग्रेजुअली क्रोनिक के अंदर होता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं गैस्ट्राइटिस, तो सडनली जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है और ग्रेजुअली क्रोनिक गैस्ट्राइटिस है। सबसे पहले देखते हैं एक्यूट गैस्ट्राइटिस। इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड, इसके कुछ कॉजेज है जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस कॉज करते हैं। एक्यूट गैस्ट्राइटिस किन किन की वजह से अराइज हो सकता है? फर्स्ट है इनटेक ऑफ कंटामिनेटेड फूड, यानी कि दूषित प्रकार से कोई भोजन करता है तो वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस कोज कर सकता है। यानी जो कंटामिनेटेड फूड है वो एक्यूट गैस्ट्राइटिस कोज करेगा अगर कोई पर्सन इनटेक करता है तो। नेक्स्ट है रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन थेरेपी से जो गैस्ट्रिक म्यूकोजा है उसमें जो इंटेक्ट होने की चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए गैस्ट्राइटिस कंडीशन कोज कर सकता है रेडिएशन थेरेपी। नेक्स्ट है इंजेक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, यानी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड इंजेस्ट कर लिया, स्वेलो कर ले, तो वो भी कंडीशन एक्यूट गैस्ट्राइटिस कोज कर सकती है। नेक्स्ट है एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक, यदि कोई पर्सन दारू या अल्कोहल ज़्यादा लेता है तो वो भी एक्यूट गैस्ट्राइटिस का कारण होती है। अल्कोहल ज़्यादा लेगा तो वो क्या करेगी, म्यूकस को इरिटेट करेगी, इरिटेट करके क्या करेगी, गैस्ट्राइटिस कॉज करेगी। एक्यूट गैस्ट्राइटिस के कॉज पढ़ रहे हैं हम, ध्यान रखना। नेक्स्ट है ओवर यूज ऑफ एस्पिरिन और एनसेड्स। पेप्टिक अल्सर में भी बताया था, जो मोस्ट कॉमन कॉज है पेप्टिक अल्सर का एच पायलोरी, और यहाँ पर भी एच पायलोरी ही रहेगा। ध्यान रखना, एच पायलोरी मोस्ट कॉमन कॉज है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का है, एक्यूट का नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो एनसेड्स है वो यूज़ करेंगे तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस कॉज कर सकती है। एस्पिरिन क्या है, एनसेड्स है, ध्यान रखना, एनसेड्स और एस्पिरिन दोनों एक ही है। नेक्स्ट है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस।
इन्फेक्शन ऑफ एच पाइलोरी। मैंने बताया था जब पेप्टिक अल्सर बताया था, उस टाइम बताया था कि एच पाइलोरी है वो आल्सो डेवलप क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। ये आल्सो यानी कि जो एच पाइलोरी है वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का भी कॉमन कॉज होता है। नेक्स्ट है स्मोकिंग। स्मोकिंग की वजह से भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कॉज, जो स्मोकिंग है वो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कॉज करती है। नेक्स्ट है रिफ्लक्स ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू स्टोमक, यानी कि जो इंटेस्टाइन के अंदर स्टोमक कंटेंट है उनका रिगर्जिटेट होना। यदि वो रिगर्जिटेट होते हैं और स्टोमक के अंदर वापस आ जाते हैं, वो कंडीशन भी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस कॉज करती है। यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली बात है, इम्पोर्टेंट है, वो है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मोस्ट कॉमन कॉज। तो यहाँ पर राइट आंसर करना है आपको एच पाइलोरी। पेप्टिक अल्सर का मोस्ट कॉमन कॉज भी एच पाइलोरी होगा और यहाँ पर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का कॉज भी एच पाइलोरी होगा। ध्यान रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये कुछ रिस्क फैक्टर है दोनों ही, स्मोकिंग एंड रिफ्लक्स ऑफ इंटेस्टाइनल कंटेंट इनटू स्टोमक। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर। देखिए हमने एक्यूट एंड क्रोनिक पढ़ा है, तो हम अलग अलग इनके क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। एक्यूट गैस्ट्राइटिस, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, यानी जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है उसके अंदर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग। डाइजेस्टिव सिस्टम की सभी डिजीज कंडीशंस में नोजिया एंड वोमिटिंग सरकारी है, आप लिख सकते हो। ये तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस में नोजिया वोमिटिंग देखने को मिलेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम की सभी डिजीज कंडीशन में नोजिया एंड वोमिटिंग देखने को मिलेगा। एक्यूट गैस्ट्राइटिस में हेडेक भी होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहेगी, एनोरेक्सिया मीन्स लॉस ऑफ अपेटाइट। वैसे मैं साइकेट्रिक में पढ़ाऊंगा एनोरेक्सिया नर्वोसा एंड बुलिमिया नर्वोसा, दोनों ही इंपॉर्टेंट डिजीज कंडीशन है, साइकेट्रिक में अच्छे से पढ़ेंगे। तो एनोरेक्सिया मीन्स हो गया लॉस ऑफ अपेटाइट, यानी भूख नहीं लगना या भूखे रहना। नेक्स्ट है हिकपिंग। हिकपिंग आपने अच्छे से पढ़ा होगा, सुना भी होगा, हिचकी आना। हिकपिंग मीन्स हिचकी आना। हिचकी क्यों आती है? इरिटेशन ऑफ डायफ्राम, डायफ्राम की इरिटेशन होने की वजह से हिचकियाँ आती है। ध्यान रखना, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये नहीं पता है हिकअप्स क्यों आते हैं, तो मेरे से सुन लेना। हिकअप्स इसलिए आते हैं, इरिटेशन ऑफ डायफ्राम, यानी जो डायफ्राम है उसको इरिटेशन की वजह से हिकअप्स अराइज होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये सुना होगा CO2 का अमाउंट ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिर हिकअप्स आने लग जाते हैं। वो सही नहीं है, ये सही है। अगर इरिटेशन हो रही है डायफ्राम के अंदर तो हिकअप्स अराइज होंगे। नेक्स्ट है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में भी एनोरेक्सिया देखने को मिलेगा, यानी खाना नहीं खाएगा, लॉस ऑफ एपेटाइट रहेगा, भूख नहीं लगेगी। नोजिया वोमिटिंग ये तो सरकारी है भाई, कोई भी हो डाइजेस्टिव सिस्टम की डिजीज कंडीशन, नोजिया वोमिटिंग आपको याद रखना है। नेक्स्ट है बेल्चिंग, बहुत ही अच्छा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है बेल्चिंग। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में आपको देखने को मिलेगी। बेल्चिंग मीन्स होता है डकार लेना। जब आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद जब आपका खाना कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको बेल्चिंग आती है, मीन्स एक डकार आती है। आप क्या बोलते हो? पेट भर गया है, वो होती है बेल्चिंग। वहाँ पर क्या होता है? देखिए, एक्सपेलिंग एयर फ्रॉम स्टोमक थ्रू माउथ, यानी जो स्टोमक है वहाँ से जो एयर है वो बाहर निकलती है माउथ के थ्रू। एयर एक्सपेल होने की वजह से आपको बेल्चिंग अराइज होती है और आप बोलते हो पेट भर गया है, यानी कि जो स्टोमक से एयर आ रही है उसकी वजह से आपको डकार आएगी और उसी डकार को बोलते हो आप कि मेरा पेट भर गया है। नेक्स्ट है हार्ट बर्न आफ्टर ईटिंग। जैसे आपने खाना खाया, जो गैस्ट्राइटिस का पेशेंट है उसने खाना खाया, उसके बाद में हार्ट बर्न देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सोर टेस्ट इन माउथ, उसका जो माउथ का टेस्ट है वो सोरनेस देखने को मिलेगा, यानी कड़वा कड़वा उसको लगेगा। नेक्स्ट है पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होता है। पर्नीशियस एनीमिया को एडिसन एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है।
याद रखना, एडिसन एनीमिया इज आल्सो नोन एज पर्निशियस एनीमिया। नेक्स्ट है डायग्नोसिस, एंडोस्कोपी। मैंने जब इसोफेजियल डिजीज कंडीशंस पढ़ाई थी, एंडोस्कोपी, बेरियम मील स्टडी या जो बेरियम स्वेलो, जो भी आप बोलते हो, ये सब मैंने अच्छे से बता दिया था। आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, उनके अंदर जो डायग्नोसिस मैंने बताया है वहाँ पर पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। यहाँ पर मैं सिर्फ आगे जो भी डिजीज़ कंडीशन पढ़ाऊँगा उनमें सिर्फ आपको नाम बताऊँगा। आप देख लेना प्रीवियस वीडियोस को, उनमें आपको अच्छे से मिल जाएगा। एंडोस्कोपी एंडोस्कोप के द्वारा की जाती है, जो भी जीआईटी है उनके ऑर्गन्स को विजुअलाइज करने के लिए। बेरियम मील स्टडी, बेरियम स्वेलो स्टडी, कुछ भी बोलो, इसमें जो बेरियम सॉल्यूशन है वो पिलाया जाता है, देन एक्सरे लिया जाता है, जिससे जहाँ भी कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जहाँ भी कोई अल्सर बना हो, वहाँ से इजीली दिखाई दे सकता है। बायोप्सी, एंडोस्कोपी की मदद से इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसके द्वारा बायोप्सी लेते हैं और उसकी स्टडी करते हैं। बायोप्सी जो गैस्ट्रिक कैंसर है या स्टोमक का कैंसर तो नहीं हो गया है, उसको फाइंड आउट करने के लिए बायोप्सी ली जाती है। नेक्स्ट है सीरोलॉजिकल स्टडी, सीरोलॉजिकल स्टडीज़, आईजीजी, इम्यूनोग्लोबुलिन जी। एक बात बता दूं, इम्यूनोग्लोबुलिन जी ये क्रॉस करती है प्लेसेंटा को, मदर से बेबी के अंदर क्रॉस कर जाती है आईजीजी। सीरोलॉजिकल स्टडीज़ टू फाइंड आउट एबी यानी एंटीबॉडी अगेंस्ट एच पायलोरी इन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, यानी सीरोलॉजिकल स्टडी की जाती है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर जो एच पायलोरी है उसके प्रति जो एंटीबॉडीज़ है वो फाइंड आउट करने के लिए। याद रखना, सीरोलॉजिकल स्टडी सिर्फ क्रोनिक गैस्ट्राइटिस के अंदर यूज़ ली जाती है। जो एच पायलोरी है उसके अगेंस्ट जो एंटीबॉडी बन रही है उसको फाइंड आउट करने के लिए सीरोलॉजिकल स्टडी की जाती है। बाकी आप एंडोस्कोपी, बेरियम मील और बायोप्सी आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, यहाँ पर समझ में नहीं आए तो। नेक्स्ट है इसका मैनेजमेंट। फर्स्ट है मेडिकल मैनेजमेंट, जिसके अंदर सबसे पहले पढ़ेंगे हम एक्यूट गैस्ट्राइटिस। एक्यूट गैस्ट्राइटिस का पहले मेडिकल मैनेजमेंट पढ़ेंगे, देन क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्टॉप इंटेक ऑफ एल्कोहल एंड स्मोकिंग। जो भी पर्सन एल्कोहल ले रहा है या फिर स्मोकिंग कर रहा है उनको लेने यानी कि स्मोकिंग नहीं करनी है, एल्कोहल नहीं लेना है। हमने रिस्क फैक्टर भी पढ़े थे एक्यूट गैस्ट्राइटिस के, एल्कोहल एंड स्मोकिंग, ये भी हमने पढ़ा था। तो आपको ये क्या करना है, अवॉइड करना है। जो भी पेशेंट है जो गैस्ट्राइटिस से सफ़र है उनको एल्कोहल एंड स्मोकिंग अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है एनजी इंट्यूबेशन। आप एनजी ट्यूब से फीडिंग दे सकते हो। यदि किसी के जो पर्सन है उसको गैस्ट्राइटिस हो रखा है तो आप एनजी इंट्यूबेशन कर सकते हो। ये एम्स पटना में इंट्यूबेशन इसका मतलब पूछा गया था, ध्यान रखना, मैंने एम्स पटना के पेपर में सॉल्व कर दिया है। नेक्स्ट है एनाल्जेसिक एजेंट एंड सेडेटिव्स, यानी आप एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर एनाल्जेसिक यूज़ कर सकते हो। अगर सीवियर पेन हो रखा है तो आप सेडेटिव भी यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है एंटासिड। एंटासिड आपको एक्यूट गैस्ट्राइटिस के अंदर यूज़ करनी है। जो पीएच यानी कि जो एसिड का सिक्रेशन हो रहा है एचसीएल का, उसकी पीएच को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटासिड यूज़ करनी है। आईवी फ्लूइड पेशेंट को देते रहना है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट, गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी। इसका मैंने दूसरा नाम भी बताया था, वो आप मेरे को ज़रूर बताइए। गैस्ट्रोजेजुनोस्टोमी मैंने पेप्टिक अल्सर में अच्छे से बता दिया है। नेक्स्ट है कुछ ड्रग्स जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। फर्स्ट है नेप्रोक्जेन सोडियम, एनसेड्स में आती है, वैसे मैंने बता दिया है। जो कोजेज बताए थे तो वहाँ पर भी बता दिए, पेप्टिक अल्सर में भी मैंने बताया है। आपको एनसेड यूज़ नहीं करनी है यदि किसी पेशेंट को गैस्ट्राइटिस या फिर पेप्टिक अल्सर हो रखा है तो, क्योंकि नेप्रोक्जेन सोडियम इरिटेट करेगी और जो एचसीएल है वो फिर अल्सरेशन कॉज करेगा, इसलिए आपको नेप्रोक्जेन सोडियम यूज़ नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? नेक्स्ट है इट इज़ ब्लॉक द साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 या कोक्स 2 विच इज़ नीडेड फॉर सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स इन म्यूकोजल लेयर। जो कोक्स 2 है वो रेस्पॉन्सिबल होता है या फिर ज़रूरी होता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन के लिए। कोक्स 2 म्यूकोजल लेयर से प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करवाता है।
अगर आप नेप्रोक्सेन सोडियम यूज़ कर रहे हो या फिर पेशेंट को दे रहे हो तो COX-2 या जो साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 है वो ब्लॉक हो जाएगा। देन जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो सिक्रेट नहीं होगा। अगर प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट नहीं होगा तो जब ये कंडीशन ट्रीट हो जाएगी देन वापस कभी भी अराइज होगी तो पेन मैनेजमेंट नहीं कर पाओगे। प्रोस्टाग्लैंडिन पेन को भी रिलीव करता है, इसलिए ये नेप्रोक्सेन सोडियम आपको यूज़ नहीं करनी है। नेक्स्ट है इंडोमेथासिन। एनसेड्स है जो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है जीआई डिसऑर्डर्स के अंदर। कोई भी जीआई डिसऑर्डर हो, सभी जीआई डिसऑर्डर के अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है। याद रखना इंडोमेथासिन। जब मैं पॉलीहाइड्रोमनियोज पढ़ाऊँगा या हाइड्रोमनियोज पढ़ाऊँगा तो मैं आपको इसके बारे में और ज़्यादा बताऊँगा, क्योंकि वहाँ पर भी हम यूज़ करते हैं इंडोमेथासिन पॉलीहाइड्रोमनियोज को ट्रीट करने के लिए। वहाँ पर और अच्छे से समझा दूंगा इसकी मैकेनिज्म क्या होती है। वहाँ पर अलग होती है, यहाँ पर अलग होती है। तो आपको जीआई डिसऑर्डर में इंडोमेथासिन यूज़ नहीं करनी है। इंडोमेथासिन कैन कॉज अल्सरेशन। देखिए अगर आप जीआई डिसऑर्डर में आप यूज़ कर रहे हो इंडोमेथासिन तो ये क्या कर सकता है, अल्सरेशन कोज कर सकता है। वैसे मैंने जो कोजेज बताए हैं वहाँ पर बताया भी है पेप्टिक अल्सर के अंदर एनसेड्स अवॉइड करनी है। नेक्स्ट है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस। क्रोनिक गैस्ट्राइटिस का मैनेजमेंट देखते हैं। प्रमोटिंग रेस्ट। अगर क्रोनिक गैस्ट्राइटिस हो रखा है तो पेशेंट को रेस्ट देनी है। नेक्स्ट है रिड्यूसिंग स्ट्रेस। देखिए पेशेंट का जो स्ट्रेस लेवल है उसको रिड्यूस करना है, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से अल्सर हो सकता है। अल्सर होगा तो क्रोनिक गैस्ट्राइटिस, यानी क्रोनिक गैस्ट्राइटिस ऑलरेडी हो रखा है, अगर स्ट्रेस लेगा तो एनसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा। एनसीएल का सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ेगा तो अल्सर की कंडीशन अराइज होगी। इसलिए स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं देना है, रिड्यूस करना है स्ट्रेस पेशेंट का। नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स। टेट्रासाइक्लिन एंड अमोक्सिसिलिन आप यूज़ कर सकते हो प्रिवेंट करने के लिए। जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको प्रिवेंट करने के लिए टेट्रासाइक्लिन एंड अमोक्सिसिलिन यूज़ कर सकते हो। एच पाइलोरिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होता है क्रोनिक गैस्ट्राइटिस में। याद रखना एच पाइलोरिक बैक्टीरिया स्पाइरल शेप का होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। नेक्स्ट है पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। एग्जाम्पल है ओमिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, रेबिप्राजोल, लेसिनाप्राजोल। जो भी आपको पता हो वो सब इसके अंदर यूज़ करना है। नेक्स्ट है डोक्यूसन जो आपको बतानी है। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ परनीशियस एनीमिया। वैसे मैंने बता दिया है, अब आपको बतानी है। आपने अच्छे से सुना या पढ़ा या नहीं पढ़ा, इसका एनालिसिस करने के लिए मैं क्वेश्चंस डेली 2 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन डेली हर टॉपिक में डालता हूँ। इसीलिए डालता हूँ आपका एनालिसिस करने के लिए। तो आपको राइट आंसर देना है। इसमें ऑप्शन है ए विटामिन B5 डेफिशिएंसी, बी विटामिन B6 डेफिशिएंसी, सी विटामिन B9 डेफिशिएंसी, डी विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आपको बताना है परनीशियस एनीमिया का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होता है। मैं बता दूं, फिर से बता रहा हूँ, परनीशियस एनीमिया को एडिसन एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। परनीशियस एनीमिया इज आल्सो नोन एज एडिसन एनीमिया। आपको आंसर ज़रूर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट इंजेक्शन आर गिवन इन विच रूट। ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट इंजेक्शन ये मैंने डंपिंग सिंड्रोम के अंदर आपको अच्छे से बताया था कि कौन से रूट से यूज़ लेना है। ये एक एंटी डायरियल मेडिसिन है, एंटी डायरियल इंजेक्शन होता है जो आप यूज़ करते हो डंपिंग सिंड्रोम के अंदर। क्यों करते हो, डिले एम्पटिंग ऑफ स्टोमक या इंटेस्टाइन, जो भी इंटेस्टाइन के अंदर फूड है वो धीरे धीरे खाली हो, इसलिए आप ये ऑक्ट्रियोटाइड एसीटेट इंजेक्शन यूज़ करते हो। आपको बताना है कौन से रूट से दिया जाता है, मैंने अच्छे से बता दिया है, अब आपको बताना है। ये था आज का अपना टॉपिक गैस्ट्राइटिस। आपको कहीं भी समझ में नहीं आए आप कमेंट करके ज़रूर पूछे, और जो भी नए स्टूडेंट्स हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आपको नए नए वीडियोस मिलते रहेंगे। आपको जहाँ से भी मिले, जो भी मिले, आपको गेन करना चाहिए, क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपको नई नई सीखने को मिलती है। आप में से मैं जानता हूँ किसी को पता नहीं है कि परनीशियस एनीमिया को एडिसन एनीमिया के नाम से भी जाना जाता है। बट आप अगर वीडियो को अच्छे से देखोगे तो आपको अच्छे से पता चलेगा क्या क्या बता रहा हूँ। और जो
मैं एक्स्ट्रा बताता हूँ, आप उन्हें राइट डाउन करते रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक मेरे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच।